कौन सिविल सर्विस ब्यूटी चैनल सिरोड़ी। आज के कंटेंट में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। युवा निधि योजना। योजना का नाम याद रखना है, युवा निधि योजना। इसमें स्नातक को 3,000 रुपये महीना और डिप्लोमा धारक को 1,500 रुपये महीना देने का प्रावधान है। तो योजना का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव भारत के किस शहर में शुरू हुआ था। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी करा लिया है। बीकानेर राजस्थान में। साथ ही साथ राजस्थान में कुछ और इम्पोर्टेंट महोत्सव हैं, उसको भी एक बार में देख लेते हैं। रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, नागौर मेला नागौर, पुष्कर मेला पुष्कर में, हाथी उत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, शीतकालीन महोत्सव माउंट आबू, पतंग उत्सव जयपुर, साहित्य महोत्सव जयपुर, वाडेश्वर मेला डूंगरपुर। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान से रिलेटेड जो बाकी महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जो कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, साथ ही साथ हमने ऊंट वाला भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है जो कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला हर साल 15 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह मेला मकर संक्रांति के दिन लगता है। हाल ही में साल 2023 में इस मेले में करीब 51 लाख श्रद्धालु शामिल हुए थे। यह मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना जिले में लगता है। यह मेला बंगाल तट से कुछ दूरी पर स्थित सागर द्वीप में मनाया जाता है। सागर द्वीप वह स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल के खाड़ी से मिलती है। गंगा सागर मेले में गंगा के तट पर नदी में डुबकी लगाई जाती है और फिर कपिल मुनि के मंदिर में प्रार्थना की जाती है। गंगा सागर मेला कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मेला है। यहाँ स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है और पितरों का जो आशीर्वाद है वह भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिटरी शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिटरी SGRTD लॉन्च किया है। जो SGRTD है एक जमा योजना है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल पहल और परियोजना के लिए धन जुटाना है। इसका मोटिव प्लीज याद रखना, पर्यावरण अनुकूल पहल और परियोजना। क्लियर। योजना NRI गैर व्यक्तियों और जो निवासी व्यक्तियां हैं उन दोनों के लिए खुली हैं। जो SGRTD है कि अवधि 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन है। SGRTD लचीली अवधि प्रदान करती है। तो याद रखना है कि यह गैर निवासित और निवासित दोनों के लिए अप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 3, PM ई-बस सेवा योजना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री PM ई-बस सेवा योजना के लिए निविदाओं की घोषणा की है। इसका लक्ष्य भारतीय शहरों में 10,000 ई-बसें तैनात करना है, यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात की जा रही है जो कि बैटरी युक्त बसें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल प्लेटफॉर्म पे चलाई जा रही हैं। यह योजना 10 वर्षीय सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित होती हैं जहां राज्य शहर योजनाओं का प्रबंधन करते हैं और केंद्र सरकार 57,613 करोड़ रुपए के फंड से सब्सिडी प्रदान करती है। 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करते हुए इसके 2 खंड हैं, सिटी बस सेवा और संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए हरित शहरी गतिशीलता पहल का समर्थन करना है। तो ये आपको थोड़ा सा योजना का इसका आपको नाम याद रखना है, PM ई-बस। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। स्वच्छ मंदिर अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर अभिषेक से पहले स्वच्छ मंदिर
अभियान शुरू किया है। इन्होंने अयोध्या को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए देशव्यापी पहल का आह्वान किया है। यह अभियान पहल की समावेशी प्रकृति पर जोर देते हुए नागरिकों को 14 से 22 जनवरी तक तीर्थ स्थलों को साफ करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों सहित सभी निर्वाचित प्रतिनिधि इस स्वच्छता अभियान की सफलता सुनिश्चित करने में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की है? पेंटागन प्रेस। इस प्रेस का नाम याद रखना, आगे भी आपको काफ़ी कंटेंट में ये यूज हुआ पड़ा है। पेंटागन प्रेस हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक लॉन्च की है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से पेंटागन प्रेस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक टिकाऊ भविष्य के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पड़ताल करती है। आर.के. पचनंदा और विवेक देवराय जैसी उल्लेखनीय हस्तियों द्वारा संपादित यह भारत की पर्यावरणीय नीतियों का एक व्यापक विश्लेषण पुस्तक करता है, जो पीएम मोदी के मार्गदर्शन में वैश्विक पर्यावरण आंदोलन में देश के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना, पेंटागन प्रेस है, जो बुक है उसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। क्लियर? यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व कर रहे जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देश का क्या नाम है? मूल्य प्रवाह 2.0 मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के उद्देश्य से यह पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही पर जोर देते हुए मूल्य आधारित संस्थानों का निर्माण करता है। दिशा निर्देश मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहरे सम्मान पर जोर देते हैं और संस्थानों से पारदर्शिता, निष्पक्षता और उच्चतम नैतिक मामलों को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं। शिक्षकों से रोल मॉडल बनने की अपेक्षा की जाती है और हितधारक संघों को विकास गतिविधियों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मूल्य प्रवाह 2.0 संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ 2019 दिशा निर्देश का एक संशोधित संस्करण है। तो 2.0 मूल्य प्रवाह 2.0 यूजीसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। याद रखना कि इसका मोटिव क्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अरुणा नायर, ठीक है, ये IRPS है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में 1987 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड सचिव की भूमिका संभाली है। रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य कर्मचारी और प्रधान कार्यकारी निदेशक कर्मचारी के रूप में कार्य करने सहित एक व्यापक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी को कार्यभार संभाला है। विशेष रूप से IR में सूचीबद्ध होने वाली वह पहली IRPS अधिकारी हैं। तो थोड़ा सा इनको यूनिक बना देता है क्या, कि यह जो समिति थी, समिति के द्वारा IRMS स्तर 16 में सचिव के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ का पद किसने ग्रहण किया है? रियर एडमिरल उपल कुंडू। रियर एडमिरल उपल
कुंडू ने हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान SNC में चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए और पनडुब्बी रोधी युद्ध की ये माहिर हैं, तो नाम याद रखना, रियर एडमिरल उपल कुंडू। क्लियर। सो कुछ क्वेश्चंस विस्तार से देख लेते हैं। पहला टॉपिक है ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। सो भारतीय नौसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया है, जिसमें पीर पंजाल रेंज के दोनों ओर सुरक्षा बल शामिल है। इसका लक्ष्य राजौरी और पुंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकियों को खत्म करना है। क्लियर। पीर पंजाल रेंज के बारे में जान लेते हैं। तो पीर पंजाल रेंज उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिमालय के भीतर निचले हिमालय क्षेत्र में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। ब्यास और नीलम, जो कि किशनगंगा भी कहते हैं, नदियों के बीच दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तार करते हुए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिसका उत्तर पश्चिम छोर पाकिस्तान तक पहुंचता है। लघु हिमालय में सबसे बड़ी श्रृंखला के रूप में कार्य करते हुए पीर पंजाल धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों की ओर क्रमिक ऊंचाई प्रदर्शित करता है। सतलज नदी के निकट यह हिमालय से अलग हो जाती है, जिससे एक तरफ ब्यास और रावी नदियों और दूसरी तरफ चिनाब के बीच एक विभाजक बन जाता है। आगे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी एक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र की पहाड़ियों से विभाजित करती है। क्लियर। नेक्स्ट है, रेलवे ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। केरला ने ऑपरेशंस अमृत शुरू किया है। केरला औषधि नियंत्रण विभाग ने हाल ही में राज्य में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशंस फॉर टोटल हेल्थ, याद रखना, ये जो अमृत है, आप इसको ऐसे नॉर्मल अमृत वाला जो वर्ड होता है उसको मत समझना, इसका फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशंस फॉर टोटल हेल्थ शुरू किया है। इसका उद्देश्य डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंट बिक्री का पता लगाने के लिए फार्मेसियों में औचक छापेमारी करना है। क्लियर। MR क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि नॉर्मल भाषा में, फिर आते हैं सेगमेंट पे। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई परेशानी हुई बॉडी में, कोई संक्रमण हुआ, तो कोई हमें अगर दिक्कत बॉडी में आती है, चाहे वो जानवर की बॉडी हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, क्लियर, कोई भी बॉडी हो, कोई परेशानी हुआ, हमने उस परेशानी का दवा चलाया। दवा जो काम करता है हमारे बॉडी में, भाई एंटी फॉर्म लेता है उस रोग के प्रति। तो जैसे हमें बुखार हुआ या कोई भी संक्रमण हुआ, तो दवा जब काम करता है बॉडी में, तो वो जो संक्रमण है वो खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि मैं दवा यूज कर रहा हूँ, वो दवा से जो रोग लड़ रहा है उस दवा पर भारी पड़ जाए, क्लियर, बात समझ में आ गई, तो उसी को MR कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। यानी कि जो भी हमें संक्रमण हुआ है, दवा उस संक्रमण पे काम न करे, यानी हमारे अंदर जो संक्रमण बैठा हुआ है वह दवा से लड़े और दवा पर भारी हो जाए। ठीक है, दवा यानी निष्क्रिय कर दे, दवा की पावर को निष्क्रिय कर दे। ठीक, तो ये जो अवस्था है बहुत घातक हो जाती है बॉडी के लिए। ठीक है, क्लियर। तो इसी को कहते हैं MR बैक्टीरिया और रोगाणुओं की उन्हें रोकने या मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं का विरोध करने की क्षमता को संदर्भित करता है। मुख्य महामारी मानी जाने वाली MR 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 5 मिलियन मौतों से जुड़ी थी, जिसमें कि 1.3 मिलियन मौतें सीधे तौर पर जिम्मेदार थीं। सार्वजनिक भागीदारी की बात करें तो जनता औषधि नियंत्रण विभाग को डॉक्टर के परिचय के बिना एंटीबायोटिक्स बेचने वाले फार्मेसियों की रिपोर्ट करके भाग ले सकती है। शिकायत दर्ज कराने के लिए एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है। एक बार शिकायत प्राप्त होने पर इसे सत्यापन और तत्काल कार्रवाई के लिए जोनल कार्यालय में
स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो राज्य का नाम याद रखना है केरल। ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। क्लियर। मेन इसका उद्देश्य क्या है कि जो डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का ओवर द काउंट बिक्री कर रही हैं, एक लिमिट के ऊपर अगर जब बिक्री कर दे रही हैं, उसका पता लगाना है। क्लियर। क्यों? क्योंकि एमआर की अवस्था पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक से इस्तेमाल करने से। ठीक है। तो पूरा का पूरा मामला हम समझ गए कि ऑपरेशन अमृत क्या है। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। सो 12 जनवरी केंद्र की वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता रैंकिंग 2023 के अनुसार सूरत और इंदौर को संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किए गए हैं। याद रखना, सूरत और इंदौर। क्लियर। नवी मुंबई ने तीसरी स्थान हासिल की है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया है। क्लियर। तो पहला दूसरा हमने देख लिया कि एक साथ किसको क्या स्थान मिला है। ठीक है। हालांकि ये संयुक्त रूप से हैं। और जो तीसरा स्थान है वह है नवी मुंबई को। रैंकिंग पद्धति सो केंद्रीय आवास मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके कुछ मापदंड होते हैं। नागरिक प्रतिक्रिया मूल्यांकन और स्वच्छता संकेतकों का क्षेत्र मूल्यांकन के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। राज्य सरकारें अपडेटेड डेटा प्रदान करती हैं जिसे घरेलू सर्वेक्षणों और जमीनी दौरों के माध्यम से मान्य किया जाता है। अपशिष्ट श्रमिकों के लिए सुरक्षा गियर जैसे अतिरिक्त कारक भी शामिल होते हैं। वार्षिक सर्वेक्षण पहल 2016 में 73 प्रमुख शहरों के आकलन के साथ शुरू हुआ था, जो कि वर्तमान में 4400 से अधिक शहर इसमें भाग लेते हैं। इस दौर में लगभग 12 करोड़ नागरिक फीडबैक भी शामिल किया गया है। इंदौर ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सो इंदौर ने लगातार 7वें साल प्रमुख पुरस्कार जीता है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा मजबूत की है। इसे लगातार 7 वर्षों से केंद्र के वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण शहर स्वच्छता पुरस्कारों के तहत भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन 2016 में यह 25वें नंबर पे था। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहरों की 2023 की अपडेट सूची में विशाखापट्टनम, भोपाल, विजयवाड़ा, दिल्ली, तिरुपति, हैदराबाद, पुणे भी शामिल हैं। तो ये भी याद रखना है कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इसमें शामिल है, किसमें 1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ शहरों में। राज्यवार और श्रेणी विजेताओं की बात करें तो राज्य के रैंक में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। छोटे शहर सासवाड़, लोनावाला, पाटन शीर्ष 3 स्वच्छता स्थान हासिल किए हैं। महू छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ छावनी प्रदर्शित। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इस बार हो सकता है। क्लियर। महू छावनी। क्लियर। महू छावनी स्वच्छ छावनी का दर्जा प्राप्त किया है। वाराणसी और प्रयागराज ने शीर्ष गंगा टाउन पुरस्कार जीते हैं। चंडीगढ़ को स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सबसे सुरक्षित शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल नगर पालिकाएं सभी क्षेत्रों में अंतिम स्थान पर हैं। क्लियर। सो एवरीवन, आज टोटल सेगमेंट के बारे में जो जानकारी हासिल किया, आप इसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी तैयार करिए। अगर आपको एग्जाम के रिलेवेंट डिस्कशंस लगता है तो प्लीज़ जुड़िए, अदरवाइज एज यू विश आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।